साइंस का शुगर डैडी। हम एक तकनीकी डिवर में रह रहे हैं। बहुत से लोग इस बात पर कायल हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे तमाम मसाइल का हल है। हमें सिर्फ साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को अपना काम जारी रखने देना चाहिए और वो जमीन पर जन्नत बना देंगे। लेकिन साइंस कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इंसानी सरगर्मी के बाकी हिस्सों से ऊपर किसी आला इखलाकी या रूहानी सतह पर होता हो। हमारी सकाफत के दीगर तमाम हिस्सों की तरह ये भी इक्तिसादी, सियासी और मजहबी मुफादात से तश्कील पाती है। साइंस एक बहुत महंगा मामला है। इंसानी मुदाफियती निज़ाम को समझने की कोशिश करने वाले एक हयातियात दान को लिबार्ट्रियों, टेस्ट ट्यूब्स, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है। लब असिस्टेंट्स, अल्कट्रशन, पिल्मुब्रिज और क्लीनर्स का जिक्र करना तो दूर की बात। क्रेडिट मार्केटों का मॉडल बनाने की कोशिश करने वाले एक माहिर इक्तिसादियात को कंप्यूटर खरीदने, बड़े डेटा बैंक्स कायम करने और पेचीदा डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम तैयार करने पड़ते हैं। कदीम शिकार जमा कुनिंदा के रवैये को समझने की ख्वाहिश रखने वाले एक माहिर आसार कदीमा को दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ता है, कदीम खंडरात की खुदाई करनी पड़ती है और फोसलाज्ड हड्डियों और नवादरात की तारीख का तयन करना पड़ता है। इस सब पर पैसा खर्च होता है। गुज़श्ता 500 सालों में जदीद साइंस ने ज्यादातर हुकूमतों, कारोबारों, फाउंडेशंस और निजी अतिया दहिंदगान की साइंस तहकीक में अरबों डॉलर लगाने की रजामंदी की बदौलत हैरत अंगेज कारनामे अंजाम दिए हैं। उन अरबों डॉलर ने गैलीलियो गैलीली, क्रिस्टोफर कोलंबस और चार्ल्स डार्विन से कहीं ज्यादा कायनात का नक्शा बनाने, सैयारे का नक्शा बनाने और हैवानात की दर्जाबंदी करने में मदद की। अगर ये खास ज़हीन लोग कभी पैदा ना होते तो उनकी बसरतें शायद दूसरों को हासिल हो जाती। लेकिन अगर मुनासिब फंडिंग दस्तयाब ना होती तो कोई भी फिक्री जहानत इसकी तलाफी नहीं कर सकती थी। अगर डार्विन कभी पैदा ना होता, मिसाल के तौर पर, तो हम आज नजरिया इर्तिका को अल्फ्रेड रसल वालेस से मंसूब करते, जिन्होंने डार्विन से आजादाना तौर पर और चंद साल बाद ही इर्तिका के ख्याल को कुदरती इंतखाब के जरिए पेश किया था। लेकिन अगर यूरोपीय ताकतों ने दुनिया भर में जोग्राफियाई, हैवानीती और नबाताती तहकीक की माली एआनत ना की होती तो ना डार्विन और ना ही वालेस के पास नजरिया इर्तिका को तैयार करने के लिए जरूरी तजर्बाती डाटा होता। ये इम्कान है कि उन्होंने कोशिश भी ना की होती। हुकूमत और कारोबारी खजानों से लिबार्ट्रियों और यूनिवर्सिटियों में अरबों डॉलर क्यों बहना शुरू हुए? तालीमी हलकों में बहुत से लोग खालिस साइंस पर यकीन करने के लिए इतने सादा लौ होते हैं। वो ये मानते हैं कि हुकूमत और कारोबार इंसान दोस्ती से उन्हें पैसा देते हैं ताकि वो अपनी मर्जी के तहकीकी मंसूबों पर अमल कर सके। लेकिन ये साइंस की फंडिंग की हकीकतों को बमुश्किल ही बयान करता है। ज्यादातर साइंसी मुतालियात को फंड फराहम किया जाता है क्योंकि कोई ये मानता है कि वो किसी सियासी, इक्तिसादी या मजहबी हदफ को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 16वीं सदी में बादशाहों और बैंकर्स ने दुनिया भर में जोग्राफियाई मुहिम्मात की माली एआनत के लिए बेपनाह वसाइल सिर्फ किए, लेकिन बच्चों की नफ्सियात का मुताला करने के लिए एक पैसा भी नहीं। ये इसलिए था कि बादशाहों और बैंकर्स ने अंदाजा लगाया था कि नए जोग्राफियाई इल्म की दरियाफ्त उन्हें नई जमीनों को फतह करने और तिजारती सल्तनतें कायम करने के काबिल बनाएगी, जबकि उन्हें बच्चों की नफ्सियात को समझने में कोई मुनाफा नजर नहीं आता था। 1940 की दहाई में अमेरिका और सोवियत यूनियन की हुकूमतों ने जोहरी तबीयत के मुताले के लिए बेपनाह वसाइल सिर्फ किए बजाय एनवाटर आर्कियालॉजी, पानी के अंदर आसार कदीमा के उन्होंने अंदाजा लगाया था कि जोहरी तबीयत का मुताला उन्हें जोहरी हथियार तैयार करने के काबिल बनाएगा, जबकि एनवाटर आर्कियालॉजी जंगें जीतने में मदद करने का इम्कान नहीं रखती थी। साइंसदान खुद हमेशा उन सियासी, इक्तिसादी और मजहबी मुफादात से वाकिफ नहीं होते जो पैसे के बहाव को कंट्रोल करते हैं। बहुत से साइंसदान दरहकीकत खालिस फिक्री तजस्सुस की बना पर अमल करते हैं। ताहम साइंसदान शाज़ और नादिर ही साइंसी एजेंडे का तयन करते हैं। हता कि अगर हम सियासी, इक्तिसादी या मजहबी मुफादात से मुतासिर हुए बगैर खालिस साइंस की माली एआनत करना चाहते तो ये शायद नामुमकिन होता। हमारे वसाइल बहरहाल महदूद हैं। एक कांग्रेसमैन से नेशनल साइंस फाउंडेशन को बुनियादी तहकीक के लिए इजाफी $10 लाख मुख्तस करने को कही और वो जायज तौर पर पूछेगा कि क्या वो पैसा इसके जिला में असातिज़ा की तरबियत आ एक मुश्किल फैक्ट्री को जरूरी टैक्स में छूट देने के लिए बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। महदूद वसाइल को चैनल करने के लिए हमें ऐसे सवालात के जवाब देने होंगे जैसे क्या ज्यादा अहम है और क्या अच्छा है, और ये साइंसी सवालात नहीं है। साइंस ये वजाहत कर सकती है कि दुनिया में क्या मौजूद है, चीजें कैसे काम करती हैं और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तारीफ के लिहाज से इसे ये जानने का कोई दावा नहीं है कि मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए। सिर्फ मज़ाहिब और नजरियात ऐसे सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मुंदरजा झैल मखमसे पर गौर करें। एक ही शोबे के दो हयातियात दान, एक जैसी पेशा वराना महारतों के हामिल, दोनों ने अपने मौजूदा तहकीकी मंसूबों की माली एआनत के लिए $10 लाख की ग्रांट के लिए दरखास्त दी है। प्रोफेसर सुलग हॉरन प्रोफेसर एक ऐसी बीमारी का मुताला करना चाहता है जो गायों के थनों को मुतासिर करती है, जिससे उनकी दूध की पैदावार में 10% कमी आती है। प्रोफेसर स्प्राउट ये मुताला करना चाहती है कि क्या गाय अपने बिछड़ों से अलग होने पर ज़हनी तौर पर तकलीफ उठाती है। ये फर्ज करते हुए कि रकम महदूद है और दोनों तहकीकी मंसूबों की माली एआनत करना नामुमकिन है, किस मंसूबे को फंड देना चाहिए? इस सवाल का कोई साइंसी जवाब नहीं है, सिर्फ सियासी, इक्तिसादी और मजहबी जवाबात हैं।
आज की दुनिया में ये वाज़ेह है कि सुलग हॉर्न को पैसा मिलने का ज्यादा अच्छा मौका है। इसलिए नहीं कि थनों की बीमारियां गायों की ज़हनी हालत से साइंसी तौर पर ज्यादा दिलचस्प हैं, बल्कि इसलिए कि डेयरी सनत जो तहकीक से फायदा उठाएगी, जानवरों के हुकूक की लाबी से ज्यादा सियासी और इक्तिसादी असर और रसूख रखती है। शायद एक सख्त हिंदू मुआशरे में, जहां गाय मुकद्दस है, आज जानवरों के हुकूक के लिए पुरज़्म मुआशरे में प्रोफेसर सप्राट को बेहतर मौका मिलता। लेकिन जब तक वो एक ऐसे मुआशरे में रहती है जो दूध की तिजारती सलाहियत और अपने इंसानी शहरियों की सेहत को गायों के एहसासात से ज्यादा कदर देता है, इसे अपनी तहकीकी तजवीज़ को ऐसे अंदाज में लिखना चाहिए ताकि उन मफरूजात को अपील करे। मिसाल के तौर पर वो लिख सकती है कि अफसुर्दगी दूध की पैदावार में कमी का बाइस बुनती है। अगर हम डेयरी गायों की ज़हनी दुनिया को समझ ले तो हम नफ्सियाती अद्वियात तैयार कर सकते हैं जो उनका मौड बेहतर करेगी। इस तरह दूध की पैदावार में 10% तक इजाफा होगा। मेरा अंदाजा है कि गायों के लिए नफ्सियाती अद्वियात की आलमी सालाना मार्केट $250 मिलियन है। साइंस अपनी तरजीहात खुद तय करने से कासिर है। ये अपनी दरियाफ्तों के साथ क्या करना है इसका तयन करने में भी नाकाम है। मिसाल के तौर पर खालिसतना साइंसी नुक्ता नज़र से ये गैर वाज़ेह है कि हमें जीनियात के बारे में अपनी बढ़ती हुई समझ के साथ क्या करना चाहिए। क्या हमें इस इल्म को कैंसर का इलाज करने के लिए, जीनियाती तौर पर इंजीनियर्ड सपरमैन की नस्ल बनाने के लिए, आसपर साइज थनों वाली डेयरी गाय इंजीनियर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? ये वाज़ेह है कि एक लिबरल हुकूमत, एक कम्युनिस्ट हुकूमत, एक नाजी हुकूमत और एक सरमायादार कारोबारी कारपोरेशन बिल्कुल एक ही साइंसी दरियाफ्त को मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक इस्तेमाल को दूसरों पर तरजीह देने की कोई साइंसी वजह नहीं है। मुख्तसर ये कि साइंसी तहकीक सिर्फ किसी मजहब आ नजरिए के साथ इत्तेहाद में ही फल फूल सकती है। नजरिया तहकीक के अखराजात को जायज ठहराता है, बदले में नजरिया साइंसी एजेंडे को मुतासिर करता है और ये तय करता है कि दरियाफ्तों के साथ क्या करना है। लिहाजा ये समझने के लिए कि इंसानियत अलुमविगोडव, एलामगेओर्दो और चांद तक कैसे पहुंची, बजाय किसी दूसरे मुतबादिल मकामात के, सिर्फ माहिरीन तबीयात, हयातियात दानों और समाजियात दानों की कामयाबियों का जायजा लेना काफी नहीं है। हमें उन नजरियाती, सियासी और इक्तिसादी कुव्वतों को मद्देनजर रखना होगा जिन्होंने तबीयात, हयातियात और समाजियात को शक्ल दी, उन्हें बाज समतों में धकेलते हुए दूसरों को नजरअंदाज किया। खास तौर पर 2 कुव्वतें हमारी तवज्जो की मुस्तहिक हैं, साम्राज्यत और सरमायादारी। साइंस, सल्तनत और सरमाए के दरमियान फीडबैक लूप गुज़श्ता 500 सालों से तारीख का सबसे अहम इंजन रहा है। मुंदरजा झैल अबवाब इसके काम का तज्जिया करते हैं। पहले हम देखेंगे कि साइंस और सल्तनत के दोहरे टरबाइन एक दूसरे से कैसे जुड़े, और फिर ये जानेंगे कि दोनों को सरमायादारी के पैसे के पंप से कैसे जोड़ा गया। 15. साइंस और सल्तनत की शादी। सूरज जमीन से कितना दूर है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने बहुत से इब्तिदाई जदीद एस्ट्रोनॉमर्स को मुतासिर किया, खास तौर पर जब कोपरनिकस ने यह दलील दी कि जमीन के बजाय सूरज कायनात के मरकज में वाक़ है। मुताद्दिद एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस ने फासले का हिसाब लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके तरीकों ने बहुत मुख्तलिफ नताइज फराहम किए। पैमाइश करने का एक काबिल भरोसा जरिया बिलाखिर 18वीं सदी के वस्त में तजवीज़ किया गया। हर चंद साल बाद सैयारा वीनस सूरज और जमीन के दरमियान से बराह रास्त गुजरता है। इस ट्रांजिट उबूर का डिवरानिय जमीन की सतह पर दूर दराज मकामात से देखने पर मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिस जाविये से मुशाहिदाकार इसे देखता है इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अगर इसी ट्रांजिट के कई मुशाहदात मुख्तलिफ बरे-आज़मों से किए जाते तो सादा मसलसत ट्रिग्नोमेट्री ही सूरज से हमारे सही फासले का हिसाब लगाने के लिए काफी होती। माहिरीन फलकियात ने पेश गोई की थी कि वीनस के अगले ट्रांजिट्स 1761 और 1769 में होंगे। चुनांचे 1761 में साइंसदानों ने साइबेरिया, शुमाली अमरीका, मडगास्कर और जनूबी अफ्रीका से ट्रांजिट का मुशाहिदा किया। 1769 का ट्रांजिट करीब आने पर यूरोपीय साइंसी बरादरी ने एक जबरदस्त कोशिश की और साइंसदानों को शुमाली कनाडा और कैलिफोर्निया, जो इस वक्त एक जंगली इलाका था, तक भेजा गया। लंदन की रॉयल सोसाइटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल नॉलेज, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल नॉलेज, ने यह नतीजा अखज़ किया कि यह काफी नहीं था। इंतहाई दुरुस्त नताइज हासिल करने के लिए एक माहिर फलकियात को जुनूबी मगरबी बहरुल काहिल तक भेजना नागुज़ीर था। रॉयल सोसाइटी ने एक मुमताज माहिर फलकियात चार्ल्स ग्रीन को ताहिती भेजने का फैसला किया और इसमें ना कोशिश और ना ही पैसा बचाया। लेकिन चूंकि ये इतनी महंगी मुहिम को फंड दे रही थी, इसलिए इसे सिर्फ एक फलकियाती मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल करना बमुश्किल ही समझ में आता था। लिहाजा ग्रीन के साथ कई शुबों के 8 दीगर साइंसदानों की एक टीम भेजी गई, जिसकी क़यादत माहिरीन नबातात जोसेफ बैंक्स और डैनियल सिविलेंडर एनियाल सलैंडन कर रहे थे। टीम में ऐसे फनकार भी शामिल थे जिन्हें नई जमीनों, पौधों, जानवरों और लोगों के खाके बनाने का काम सौंपा गया था, जिनसे साइंसदान बिलाशुबा सामना करेंगे। एंक्स और रॉयल सोसाइटी के खरीदे हुए इंतहाई जदीद साइंसी आलात से लैस ये मुहिम कैप्टन जेम्स कुक की कमान में रखी गई, जो एक तजर्बाकार समुद्री मुसाफिर होने के साथ साथ एक माहिर जोग्राफियादान और माहिर नस्लियत एथनोग्राफर भी थे। ये मुहिम 1768 में इंग्लैंड से रवाना हुई। 1769 में ताहिती से वीनस के ट्रांजिट का मुशाहिदा किया, बहरुल काहिल के कई जजीरों का जायजा लिया
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया और 1771 में इंग्लैंड वापस आए। ये अपने साथ फलकियाती, जोग्राफियाई, मीटियोलॉजिकल, बॉटेनिकल, नबाताती, ज़ूलॉजिकल, हैवानियती और एंथ्रोपोलॉजिकल डाटा की बेपनाह मिकदार लेकर आए। इसकी दरियाफ्तों ने कई शुबों में अहम किरदार अदा किया। जुनूबी बहरुल काहिल की हैरत अंगेज कहानियों से यूरोपियों के तखय्युल को रोशन किया और माहिरीन फितरत और माहिरीन फलकियात की आने वाली नस्लों को मुतासिर किया। कुक की मुहिम से फायदा उठाने वाले शुबों में से एक तिब था। इस वक्त दूर दराज साहिलों की तरफ रवाना होने वाले बहरी जहाज ये जानते थे कि उनके अमले के आधे से ज्यादा अफराद सफर के दौरान मर जाएंगे। दुश्मन एंग्री नेटिव्स, जंगी जहाज आघर की याद नहीं थी। ये एक पुरस्कार बीमारी थी जिसे अस्कोरवी कहते थे। इस बीमारी का शिकार होने वाले मर्द लाथार्जिक और डिप्रेसिड हो जाते थे और उनके मसूड़ों और दीगर नर्म बाफ्तों से खून बहने लगता था। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती थी उनके दांत गुड़ जाते थे, कायले जख्म नमूदार होते थे और उन्हें बुखार चढ़ जाता था, यरकान हो जाता था और वो अपने आज़ा पर कंट्रोल खो देते थे। 16वें और 18वें सदियों के दरमियान अस्कोरवी से अंदाजा लगाया जाता है कि तकरीबन 2 मिलियन मल्लाहों की जाने गई। कोई नहीं जानता था कि इसका सबब क्या है और जो भी इलाज आजमाया गया, मल्ला बड़ी तादाद में मरते रहे। ये अहम मोड़ 1747 में आया जब एक बरतानवी तबीब जेम्स लिन ने बीमारी से मुतासरा मल्लाहों पर एक कंट्रोल शदा तजर्बा किया। इसने उन्हें कई गिरोहों में तकसीम किया और हर गिरोह को मुख्तलिफ इलाज दिया। टेस्ट गिरोहों में से एक को खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स खाने की हिदायत की गई, जो अस्कोरवी के लिए एक आम घरेलू इलाज था। इस गिरोह के मरीज फौरी तौर पर सेहत याब हो गए। लिन को नहीं मालूम था कि खट्टे फलों में ऐसी क्या चीज थी जो मल्लाहों के जिस्मों में नहीं थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये विटामिन सी है। इस वक्त की एक आम जहाज पर खुराक में इस जरूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर खानों की नुमाया कमी थी। तवील फासले के सफर पर मल्ला आमतौर पर बिस्कुट और ईफ जर्की पर गुजारा करते थे और तकरीबन कोई फल आ सब्जियां नहीं खाते थे। रॉयल नेवी लिन के तजुर्बात से कायल नहीं हुई, लेकिन जेम्स कुक कायल हो गया। इसने डॉक्टर को सही साबित करने का अज़्म किया। इसने अपनी कुश्ती को बड़ी मिकदार में सावरकरार से लादा और अपने मल्लाहों को हिदायत की कि जब भी मुहिम साहिल पर पहुंचे तो बहुत से ताज़ा फल और सब्जियां खाए। कुक ने अस्कोरवी की वजह से एक भी मल्ला नहीं खोया। अगले दहाइयों में दुनिया की तमाम बहरी फौजों ने कुक की समंदरी खुराक को अपनाया और बेशुमार मल्लाहों और मुसाफरों की जानें बच गईं। ताहम कुक की मुहिम का एक और कहीं कम फायदामंद नतीजा था। कुक न सिर्फ एक तजर्बाकार समंदरी मुसाफिर और जुग्राफिया दान था, बल्कि एक बहरी अफसर भी था। रॉयल सोसाइटी ने मुहिम के ज्यादातर अखराजात की माली एआनत की, लेकिन जहाज खुद रॉयल नेवी ने फराहम किया था। बहरिया ने 85 अच्छी तरह मुसल्ला मल्ला और मैरीन्स को भी भेजा और जहाज को तोपखाने, मिस्केट्स, बारूद और दीगर हथियारों से लैस किया। मुहिम के जरिए जमा की गई ज्यादातर मालूमात, खास तौर पर फलकियाती, जोग्राफियाई, मौसमियाती और एंथ्रोपोलॉजिकल डाटा की वाज़ेह सियासी और फौजी अहमियत थी। अस्कोरवी के मुअस्सिर इलाज की दरियाफ्त ने दुनिया के समंदरों पर बरतानवी कंट्रोल और दुनिया के दूसरे सिरे पर फौजें भेजने की इसकी सलाहियत में बहुत ज्यादा इजाफा किया। कुक ने दरियाफ्त किए गए बहुत से जजीरों और जमीनों पर बरतानिया का दावा किया, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया। कुक की मुहिम ने जुनूबी मगरबी बहरुल काहिल पर बरतानवी कब्जे की बुनियाद रखी। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की फतह के लिए, नई कॉलोनियों में लाखों यूरोपियों की आबादकारी के लिए और उनकी मकामी सकाफतों और उनकी ज्यादातर मकामी आबादियों की नस्ल काशी के लिए। कुक की मुहिम के बाद की सदी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सबसे जरखेज जमीनें यूरोपीय आबादकारों ने उनके पिछले बाशिंदों से छीन ले। मकामी आबादी 90% तक कम हो गई और जिंदा बच जाने वालों को नस्ली जबर के एक सख्त निजाम का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के मकामी बाशिंदों, एब्रिजिनीज और न्यूजीलैंड के माउरी के लिए कुक की मुहिम एक ऐसी आफत का आगाज थी जिससे वो कभी सेहत याब नहीं हो पाए। तस्मानिया के मकामी बाशिंदों का और भी बुरा अंजाम हुआ। 10,000 साल तक शानदार तन्हाई में जिंदा रहने के बाद वो कुक की आमद के एक सदी के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, आखिरी मर्द, औरत और बच्चे तक। यूरोपीय आबादकारों ने पहले उन्हें जजीरे के सबसे अमीर हिस्सों से भगा दिया और फिर बाकी बच जाने वाले जंगल की भी लालच में उन्हें शिकार किया और मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल कर दिया। चंद जिंदा बच जाने वालों को एक इवेंजेलिकल तबलीगी हिरासती कैंप में धकेल दिया गया, जहां नेक नियत लेकिन खास तौर पर कायले ज़हन के नहीं होने वाले मिशनरियों ने उन्हें जदीद दुनिया के तरीकों की तालीम देने की कोशिश की। तिस्मानाओहे को पढ़ने और लिखने, ईसाईयत और मुख्तलिफ पैदावारी महारतों जैसे कपड़े सीना और काश्तकारी की तालीम दी गई, लेकिन उन्होंने सीखने से इनकार कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा उदास होते गए, बच्चे पैदा करना बंद कर दिया, जिंदगी में तमाम दिलचस्पी खो दी और बिलाखिर साइंस और तरक्की की जदीद दुनिया से फरार का वाहिद रास्ता मौत चना। अफसोस, साइंस और तरक्की ने उनका आखिरत तक पीछा किया। आखिरी तिस्मानाओहे की लाशों को माहिरीन बेशरियात और क्यूरेटर्स ने साइंस के नाम पर कब्जे में ले लिया। उन्हें डाइसेक्ट, वजन और पैमाइश किया गया और इल्मी मज़ामीन में तज्जिया किया गया। फिर खोपड़ियों और ढांचों को अजायब घरों और बेशरीती मजमुओं में नुमाइश के लिए रखा गया। सिर्फ 1976 में तिस्मानियाई म्यूजियम ने ट्रूगिनेनी के ढांचे को दफन करने के लिए दे दिया, जो आखिरी मकामी तिस्मानियाई थी और 100 साल पहले फौत हो चुकी थी।
इंग्लिश रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ने 2002 तक इसकी जिल्द और बालों के नमूने अपने पास रखे। क्या कुक का जहाज एक फौजी कुव्वत के जेर तहफ़्फ़ुज़ एक साइंसी मुहिम थी? चंद साइंसदानों के साथ एक फौजी मुहिम। ये ऐसा ही है जैसे ये पूछना कि आपका पेट्रोल टैंक आधा खाली है आधा भरा है। ये दोनों था। साइंसी इनकलाब और जदीद साम्राज्यत नाकाबिल अलहिदा थे। कैप्टन जेम्स कुक और माहिर नबातात जोसेफ बैंक्स जैसे लोग साइंस और सल्तनत के दरमियान बमुश्किल ही फर्क कर सकते थे। बदकिस्मत ट्रूगिनेनी भी नहीं। यूरोप क्यों? ये हकीकत के शुमाली बहर ओकियानूस के एक बड़े जजीरे के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के जुनूब में एक बड़े जजीरे को फतह किया, तारीख के ज्यादा अजीब तो गरीब वाकयात में से एक है। कुक की मुहिम से कुछ अरसा पहले बरतानवी जजायर और आमतौर पर मगरबी यूरोप पुहेरा रोम की दुनिया के सिर्फ दूर दराज पसमानदा इलाके थे। वहाँ बहुत कम अहम वाकयात रूनुमा होते थे। हता के रूमी सल्तनत, वाहिद अहम माकबल जदीद यूरोपी सल्तनत, अपनी ज्यादातर दौलत शुमाली अफ्रीकी, बुल्कान और मशरिक वस्ता के सूबों से हासिल करती थी। रोम के मगरबी यूरोपी सूबे एक गरीब वाइल्ड वेस्ट थे, जिन्होंने मदनियात और गुलामों के अलावा बहुत कम हिस्सा डाला। शुमाली यूरोप इतना वीरान और वहशी था कि इसे फतह करना भी काबिल कदर नहीं था। ट्रूगानीनी 15वीं सदी के आखिर में ही यूरोप अहम फौजी, सियासी, इक्तिसादी और सकाफती पेशरफ्त का एक हॉट हाउस बन गया। 1500 और 1750 के दरमियान मगरबी यूरोप ने रफ्तार पकड़ी और बैरूनी दुनिया, आउटर वर्ल्ड, का मालिक बन गया, जिसका मतलब 2 अमरीकी बरे-आज़म और समंदर थे। फिर भी इस वक्त भी यूरोप एशिया की अजीम ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता था। यूरोपी अमेरिका को फतह करने और समंदर में बालादस्ती हासिल करने में कामयाब हुए, बुनियादी तौर पर इसलिए कि एशियाई ताकतों ने उनमें बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। इब्तिदाई जदीद दिवर सल्तनत उस्मानिया के लिए बुहेरा रोम में, फारिस में सफवी सल्तनत के लिए, हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के लिए और चीनी मिंग और चेंग खानदानों के लिए एक सुनहरी दिवर था। उन्होंने अपने इलाकों को नुमाया तौर पर वुसअत दी और बेमिसाल आबादियाती, डेमोग्राफिक और इक्तिसादी तरक्की का लुत्फ उठाया। 1775 में एशिया आलमी मईशत का 80% हिस्सा था। सिर्फ हिंदुस्तान और चीन की मुश्तरका मईशतें आलमी पैदावार का 2/3 हिस्सा थी। इसके मुकाबले में यूरोप एक इक्तिसादी बोना था। ताकत का आलमी मरकज 1750 और 1850 के दरमियान ही यूरोप मुंतकिल हुआ, जब यूरोपियों ने जंगों की एक सीरीज में एशियाई ताकतों को जलील किया और एशिया के बड़े हिस्से फतह किए। 1900 तक यूरोपियों ने दुनिया की मईशत और इसके ज्यादातर इलाके पर मजबूती से कंट्रोल कर लिया था। 1950 में मगरबी यूरोप और रियासत-ए मुत्तहिदा ने मिलकर आलमी पैदावार के निस्फ से ज्यादा हिस्सा पर कब्जा किया, जबकि चीन का हिस्सा 5% तक कम हो गया था। यूरोपी सरपरस्ती ईजिस में एक नया आलमी निजाम और आलमी सकाफत उभरी। आज तमाम इंसान अपनी ख्वाहिश से कहीं ज्यादा लिबास, सोच और ज़ौक़ में यूरोपी हैं। वो अपनी रेटरिक बयानबाजी में शिद्दत से यूरोपी मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन सैयारे पर तकरीबन हर कोई सियासत, तिब, जंग और इक्तिसादियात को यूरोपी आंखों से देखता है और यूरोपी मूड्स में लिखी हुई मूसीकी को यूरोपी जुबानों में अल्फाज के साथ सुनता है। आज की बढ़ती हुई चीनी मईशत भी, जो जल्द ही अपनी आलमी बरतरी दोबारा हासिल कर सकती है, पैदावार और मालियात के एक यूरोपी मॉडल पर तामीर की गई है। यूरेशिया के इस सर्द इलाके के लोगों ने कैसे दुनिया के अपने दूर दराज कोने से निकलकर पूरी दुनिया को फतह किया। यूरोप के साइंसदानों को अक्सर इसका ज्यादातर क्रेडिट दिया जाता है। ये बिलाशुबा है कि 1850 के बाद से यूरोपी गलबा बड़ी हद तक फाचनातसाइस कम्प्लेक्स और तकनीकी जादूगरी पर मुनहसर था। तमाम कामयाब जदीद दिवर की सल्तनतों ने तकनीकी जिद्दतों की उम्मीद में साइंसी तहकीक को परवान चढ़ाया और बहुत से साइंसदानों ने अपना ज्यादातर वक्त अपने शाही आकाओं के लिए हथियारों, अद्वियात और मशीनों पर काम करने में सिर्फ किया। अफ्रीकी दुश्मनों का सामना करने वाले यूरोपी सिपाहियों के दरमियान एक आम कहावत थी, जो भी हो, हमारे पास मशीन गन है और उनके पास नहीं है। सिविलियन टेक्नोलॉजीज भी कम अहम नहीं थी। डब्बा बंद खुराक सिपाहियों को खिलाती थी, रेल रोड और स्टीम शिप सिपाहियों और उनके सामान को मुंतकिल करते थे, जबकि अद्वियात का एक नया जखीरा सिपाहियों, मल्लाहों और लोकोमोटिव इंजीनियर्स का इलाज करता था। ये रसद तरक्की अफ्रीका पर यूरोपी कब्जे में मशीन गन से ज्यादा अहम किरदार अदा करती थी, लेकिन 1850 से पहले ऐसा नहीं था। फाचनातसाइस कम्प्लेक्स अभी अपनी इब्तिदाई हालत में था। साइंसी इनकलाब के तकनीकी सम्राट अभी पकने में नहीं आए थे और यूरोपी, एशियाई और अफ्रीकी ताकतों के दरमियान तकनीकी खला छोटा था। 1770 में जेम्स कुक के पास यकीनन ऑस्ट्रेलवी मकामी बाशिंदों से कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन चीनियों और उस्मानियों के पास भी थी। तो फिर ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन जेम्स कुक ने क्यों एक्सप्लोर और कॉलोनाइज किया और कैप्टन वान जेंगसी, कैप्टन वान, कैप्टन हुसैन पाशा, कैप्टन हुसैन पेशा ने क्यों नहीं? इससे भी अहम बात यह है कि अगर 1770 में यूरोपियों को मुसलमानों, हिंदुस्तानियों और चीनियों पर कोई खास तकनीकी फायदा नहीं था, तो उन्होंने अगले सदी में अपने और बाकी दुनिया के दरमियान इतना बड़ा खला कैसे पैदा कर लिया? फाचनातसाइस कम्प्लेक्स यूरोप में क्यों फला फूला बजाय हिंदुस्तान के? जब बरतानिया ने छलांग लगाई तो फ्रांस, जर्मनी और रियासत-ए मुत्तहिदा ने तेजी से पैरवी क्यों की, जबकि चीन पीछे रह गया? जब सनती और गैर सनती कौमों के दरमियान खला एक वाज़े इक्तिसादी और सियासी उनसर बन गया,
तो रूस, इटली और ऑस्ट्रिया इसे बंद करने में कामयाब क्यों हुए, जबकि फारिस, मिस्र और सल्तनत उस्मानिया नाकाम रहे। आखिरकार पहली सनती लहर की टेक्नोलॉजी निस्बतन सादा थी। क्या चीनियों और उस्मानियों के लिए भाप के इंजन इंजीनियर करना, मशीन गन बनाना और रेलवे बिछाना इतना मुश्किल था? दुनिया की पहली तिजारती रेल रोड 1830 में बरतानिया में कारोबार के लिए कायली। 1850 तक मगरबी कौमें तकरीबन 40,000 किलोमीटर रेलवे से घिरी हुई थी, लेकिन पूरे एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में सिर्फ 4,000 किलोमीटर पटरी थी। 1880 में मगरिब में 3,50,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे का फखर था, जबकि बाकी दुनिया में सिर्फ 35,000 किलोमीटर ट्रेन लाइनें थी और उनमें से ज्यादातर बरतानवियों ने हिंदुस्तान में बिछाई थी। चीन में पहली रेल रोड सिर्फ 1876 में कायली। ये 25 किलोमीटर लंबी थी और यूरोपियों ने बनाई थी। चीनी हुकूमत ने इसे अगले साल तबाह कर दिया। 1880 में चीनी सल्तनत ने एक भी रेल रोड नहीं चलाई। फारिस में पहली रेल रोड सिर्फ 1888 में बनी और इसने तेहरान को दारुल हुकूमत से तकरीबन 10 किलोमीटर जुनूब में एक मुस्लिम मुकद्दस मकाम से जोड़ा। इसे एक बेल्जियम की कंपनी ने तामीर और चलाया। 1950 में फारिस का काल रेलवे नेटवर्क अभी भी महज 2,500 किलोमीटर था, एक ऐसे मुल्क में जो बरतानिया के साइज से 7 गुना बड़ा था। चीनियों और फारसियों के पास भाप के इंजन जैसी तकनीकी इजादात की कमी नहीं थी, जिन्हें आजादाना तौर पर नकल खरीदा जा सकता था। उनके पास वो अकदार, अफसाने, अदालती साजो सामान और समाजी और सियासी ढांचे की कमी थी जिन्हें मगरिब में बनने और पुख्ता होने में कई सदियां लगे और जिन्हें तेजी से नकल और अपनाया नहीं जा सकता था। फ्रांस और रियासत-ए मुत्तहिदा ने बरतानिया के नक्श कदम पर तेजी से पैरवी की, क्योंकि फ्रांसीसी और अमरीकी पहले ही ज्यादातर अहम बरतानवी अफसानों और समाजी ढांचों का इश्तिराक करते थे। चीनी और फारसी इतनी तेजी से पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो अपनी मुआशरों को मुख्तलिफ तरीके से सोचते और मुनज़्ज़म करते थे। ये वजाहत 1500 से 1850 तक के दिवर पर नई रोशनी डालती है। इस दिवर में यूरोप को एशियाई ताकतों पर कोई वाज़े तकनीकी, सियासी, फौजी या इक्तिसादी फायदा हासिल नहीं था। फिर भी बरे-आज़म ने एक मुनफरिद सलाहियत पैदा की, जिसकी अहमियत 1850 के आसपास अचानक वाज़े हो गई। 1750 में यूरोप, चीन और मुस्लिम दुनिया के दरमियान बज़ाहिर मसौवत एक सराब था। तसव्वुर करे दो ममारों को, हर एक बहुत ऊंचे टावर्स बनाने में मसरूफ है। एक मेमार लकड़ी और मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल करता है। पहले तो ऐसा लगता है कि दोनों तरीकों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों टावर्स एक ही रफ्तार से बढ़ते हैं और एक ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ताहम एक बार जब एक अहम हद उबूर हो जाती है तो लकड़ी और मिट्टी का टावर दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिर जाता है, जबकि स्टील और कंक्रीट का टावर मंजिल बा मंजिल बढ़ता रहता है जहां तक नजर जाती है। यूरोप ने इब्तिदाई जदीद दिवर में क्या सलाहियत पैदा की जिसने इसे जदीद दिवर में दुनिया पर गलबा हासिल करने के काबिल बनाया? इस सवाल के दो तकमीली जवाबात हैं: जदीद साइंस और सरमायादारी। यूरोपी पहले ही साइंसी और सरमायादाराना तरीके से सोचने और बर्ताव करने के आदी थे, इससे पहले कि उन्हें कोई अहम तकनीकी फायदा हासिल होता। जब तकनीकी बोनंजा, बड़ी खुशहाली शुरू हुई तो यूरोपी इसे किसी और से कहीं बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। लिहाजा ये शायद ही इत्तिफाकी है कि साइंस और सरमायादारी सबसे अहम विरासत बनाती है जो यूरोपी साम्राज्यत ने आकसों सदी की वर्ल्ड दुनिया को अता की है। यूरोप और यूरोपी अब दुनिया पर हुक्मरानी नहीं करते, लेकिन साइंस और सरमाया तेजी से मजबूत हो रहे हैं। सरमायादारी की फुतूहात का अगले बाब में जायजा लिया गया है। ये बाब यूरोपी साम्राज्यत और जदीद साइंस के दरमियान मोहब्बत की कहानी के लिए वक्फ है। फतेह की ज़हनियत जदीद साइंस यूरोपी सल्तनतों में और उनकी बदौलत फली फूली। ये शोबा जाहिर है कदीम साइंसी रवायात जैसे क्लासिकी यूनान, चीन, हिंदुस्तान और इस्लाम की रवायात का बहुत ज्यादा मकरूज है। फिर भी इसकी मुनफरिद खुसूसियत सिर्फ इब्तिदाई जदीद दिवर में शक्ल इख्तियार करना शुरू हुई। स्पेन, पुर्तगाल, बरतानिया, फ्रांस, रूस और नीदरलैंड्स की शाही तौसी के साथ साथ इब्तिदाई जदीद दिवर के डिवरान चीनी, हिंदुस्तानी, मुसलमान, मकामी अमरीकी और पॉलिनेशियाई साइंसी इनकलाब में अहम शिराकतें करते रहे। मुस्लिम माहिरीन इक्तिसादियात की बसीरतों का एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स ने मुताला किया। मकामी अमरीकी डॉक्टरों के जरिए शुरू किए गए इलाज अंग्रेजी तिब्बी मतवन में शामिल हुए और पॉलिनेशियाई इन्फॉर्मेंट से हासिल करदा डेटा ने मगरबी बेशरियात में इनकलाब बर्पा किया। लेकिन 20वीं सदी के वस्त तक उन बेशुमार साइंसी दरियाफ्तों को जमा करने वाले, इस अमल में साइंसी शोबे बनाने वाले आलमी यूरोपी सल्तनतों के हुक्मरान और फिक्री अशराफिया थे। मशरिक बईद और इस्लामी दुनिया ने यूरोप की तरह ज़हीन और मुतजस्सिस ज़हन पैदा किए। ताहम 1500 और 1950 के दरमियान उन्होंने न्यूटोनीय तबीयात आदारूनी हयातियात के करीब भी कुछ पैदा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपियों के पास साइंस के लिए कोई मुनफरिद जैन है, आइए कि वो तबीयात और हयातियात के मुताले पर हमेशा हावी रहेंगे। जिस तरह इस्लाम एक अरब इजारादारी के तौर पर शुरू हुआ लेकिन बाद में तुर्कों और फारसियों ने इसे संभाल लिया, इसी तरह जदीद साइंस एक यूरोपी खुसूसियत के तौर पर शुरू हुई, लेकिन आज ये एक कसीर नस्ली इदारा बन रही है। जदीद साइंस और यूरोपी साम्राज्यत के दरमियान तारीखी रिश्ता किस चीज ने कायम किया? टेक्नोलॉजी 19 और 20वें सदियों में एक अहम उनसर थी,
लेकिन इब्तिदाई जदीद डिवर में इसकी अहमियत महदूद थी। अहम उनसर ये था कि पौधों की तलाश करने वाले माहिर नबातात और कॉलोनी तलाश करने वाले बहरी अफसर की जहनियत एक जैसी थी। साइंसदान और फाते दोनों ने जहालत को तस्लीम करके शुरू किया। दोनों ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या है। दोनों ने बाहर निकलकर नई दरियाफ्तें करने पर मजबूर महसूस किया, और दोनों को उम्मीद थी कि इस तरह हासिल होने वाला नया इल्म उन्हें दुनिया का मालिक बना देगा। यूरोपीय साम्राज्य तारीख के दीगर तमाम शाही मंसूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पिछले सल्तनत के मुतलाशी ये फर्ज करते थे कि वो पहले ही दुनिया को समझते हैं। फतेह महज उनके दुनिया के नुक्ता नजर का इस्तेमाल और फैलाव थी। अरबों ने, एक मिसाल के तौर पर, मिस्र, स्पेन हिंदुस्तान को ये जानने के लिए फतेह नहीं किया जो वो नहीं जानते थे। रूमियों, मंगोलों और ईस्टेक्स ने ताकत और दौलत की तलाश में नई जमीनों को लालच से फतेह किया, इल्म की तलाश में नहीं। इसके बरक्स यूरोपीय साम्राज्य नई सरजमीनों के साथ नया इल्म हासिल करने की उम्मीद में डिवर दराज साहिलों की तरफ रवाना हुए। जेम्स कुक इस तरह सोचने वाले पहले मुहिम जो नहीं थे। 15वीं और 16वीं सदी के पुर्तगाली और हस्पानवी मुहिम जो पहले ही ऐसा करते थे। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर और वास्को ड गामा, वेस्को द गामा ने अफ्रीका के साहिलों की खोज की और ऐसा करते हुए जजीरों और बंदरगाहों पर कंट्रोल हासिल किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया और फौरी तौर पर स्पेन के बादशाहों के लिए नई जमीनों पर खुद मुख्तारी का दावा किया। फर्डिनेंड मजेलन ने दुनिया के गिर्द घूमने का रास्ता तलाश किया और बैक वक्त फिलिपाइन पर हस्पानवी फतेह की बुनियाद रखी। वक्त गुजरने के साथ इल्म की फतेह और इलाके की फतेह मजीद गहराई से आपस में जुड़ती गई। 18वें और 19 सदियों में तकरीबन हर अहम फौजी मुहिम जो यूरोप से डिवर दराज इलाकों के लिए रवाना होती थी, इसमें साइंसदान शामिल होते थे जो लड़ने के लिए नहीं बल्कि साइंसी दरियाफ्तें करने के लिए निकलते थे। जब नेपोलियन ने 1798 में मिस्र पर हमला किया तो वो अपने साथ 165 स्कॉलर्स ले गया। दीगर चीजों के अलावा उन्होंने एक बिल्कुल नया शोबा एपिटोलॉजी की बुनियाद रखी और मजहब, लिसानियात और नबातात के मुताले में अहम शिराकत की। 1831 में रॉयल नेवी ने जनूबी अमेरिका, फाकलैंड जजायर और गालापागोस जजायर के साहिलों का नक्शा बनाने के लिए जहाज HMS बीगल भेजा। बहरिया को ये इल्म जंग की सूरत में बेहतर तैयारी के लिए दरकार था। जहाज के कप्तान, जो एक शौकिया साइंसदान था, ने मुहिम में एक माहिर अर्जियात को शामिल करने का फैसला किया ताकि वो रास्ते में मिलने वाली अर्जियाती तुश्केलों का मुताला करे। कई पेशावर माहिरीन अर्जियात की दावत रद्द करने के बाद कप्तान ने ये नौकरी 22 साला कैम्ब्रिज ग्रेजुएट चार्ल्स डार्विन को पेश की। डार्विन ने एंग्लिकन पादरी बनने की तालीम हासिल की थी, लेकिन वो बाइबल से कहीं ज्यादा अर्जियात और कुदरती उलूम में दिलचस्पी रखता था। इसने मौका पर छलांग लगाई और बाकी तारीख है। कप्तान ने सफर के दौरान फौजी नक्शे बनाने में वक्त गुजारा, जबकि डार्विन ने तजर्बाती डेटा जमा किया और बसरतें तैयार की जो बिलाखिर नजरिया इर्तिका बन गए। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और बुज अल्लेरेन चांद की सतह पर उतरे। अपनी मुहिम से पहले के महीनों में अपोलो 11 के खलाबाजों ने मगरबी रियासत मुत्तहिदा में एक दूर दराज चांद जैसे सहरा में तरबियत हासिल की। ये इलाका कई मकामी अमरीकी बरादरियों का घर है और एक कहानी, अफसाना, खलाबाजों और मकामी लोगों में से एक के दरमियान मुलाकात को बयान करता है। एक दिन जब वो तरबियत हासिल कर रहे थे तो खलाबाजों का एक बूढ़े मकामी अमरीकी से सामना हुआ। इस आदमी ने उनसे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो एक तहकीकी मुहिम का हिस्सा है जो जल्द ही चांद की खोज के लिए सफर करेगी। जब बूढ़े आदमी ने ये सुना तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर खलाबाजों से पूछा कि क्या वो इसका एक काम कर सकते हैं। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। अच्छा, बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे कबीले के लोग ये मानते हैं कि चांद पर मुकद्दस रूहें रहती हैं। मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरी कौम की तरफ से उन्हें एक अहम पैगाम पहुंचा सकते हैं। पैगाम क्या है? खलाबाजों ने पूछा। इस आदमी ने अपनी कबायली जुबान में कुछ कहा और फिर खलाबाजों से इसे बार बार दोहराने को कहा, यहाँ तक कि उन्होंने इसे सही तरीके से याद कर लिया। इसका क्या मतलब है? खलाबाजों ने पूछा। मैं आपको नहीं बता सकता। ये एक राज है जो सिर्फ हमारा कबीला और चांद की रूहें जानने की इजाजत रखते हैं। जब वो अपने 20 पर वापस लूटे तो खलाबाजों ने तलाश किया, यहाँ तक कि उन्हें कोई ऐसा शख्स मिला जो कबायली जुबान बोल सकता था और इससे खुफिया पैगाम का तर्जमा करने को कहा। जब उन्होंने वो दोहराया जो उन्होंने याद किया था तो मुतरज्जिम कायल कर हंसने लगा। जब वो पुरसुकून हुआ तो खलाबाजों ने इससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। इस आदमी ने वजाहत की कि जिस जुमले को उन्होंने इतनी एहतियात से याद किया था, इसका मतलब था, उन लोगों की एक बात पर भी यकीन न करो जो ये तुम्हें बता रहे हैं। وتمارز من ران آية खाली नक्शे जदीद खोजो और फतेह करो की जहनियत आलमी नक्शों की तरक्की से अच्छी तरह वाज़े होती है। बहुत सी सकाफतों ने जदीद डिवर से बहुत पहले आलमी नक्शे बनाए थे। जाहिर है उनमें से कोई भी वाकई पूरी दुनिया को नहीं जानता था। किसी भी अफराशा सकाफत को अमरीका के बारे में मालूम नहीं था और किसी भी अमरीकी सकाफत को अफरकहाउशा के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन नावाकिफ इलाकों को महज छोड़ दिया जाता था, इमेजिनरी मास्टर्स और अजायबात से भर दिया जाता था। उन नक्शों में कोई खाली जगह नहीं थी। उन्होंने पूरी दुनिया से वाकिफियत का तासुर दिया था।
15वें और 16वें सदियों के दौरान यूरोपियों ने बहुत सी खाली जगहों वाले आलमी नक्शे बनाना शुरू किए, जो साइंसी ज़हनियत की तरक्की के साथ साथ यूरोपीय शाही मुहिम की एक निशानदेही थी। खाली नक्शे एक नफ्सियाती और नजरियाती पेशरफ्त थे। ये वाज़े एतराफ़ के यूरोपीय दुनिया के बड़े हिस्सों से नावाकिफ थे। अहम मोड़ 1492 में आया, जब क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से मगरिब की तरफ रवाना हुआ, मशरकी एशिया के लिए एक नया रास्ता तलाश करते हुए। कोलंबस अब भी पुराने मुकम्मल आलमी नक्शों पर यकीन रखता था। उनका इस्तेमाल करते हुए कोलंबस ने हिसाब लगाया कि जापान स्पेन के मगरिब में तकरीबन 7000 किलोमीटर दूर होना चाहिए। दरहकीकत 20,000 किलोमीटर से ज्यादा, और एक पूरा नामलूम बरे-आज़म मशरकी एशिया को स्पेन से अलग करता है। 12 अक्टूबर 1492 को तकरीबन 2 बजे सुबह कोलंबस की मुहिम नामलूम बरे-आज़म से टकराई। जोआन रोड्रिग्स बर्मीजो वान रॉड्रिगेज बर्मेहो जहाज पिंटा के मिस्तोल से देखते हुए एक जजीरा देखा जिसे अब हम बहामास कहते हैं, और चीखा जमीन। कोलंबस का ख्याल था कि वो मशरकी एशियाई साहिल के करीब एक छोटे जजीरे पर पहुंच गया है। इसने वहां पाए जाने वाले लोगों को इंडियंस कहा, क्योंकि वो समझा कि वो इंडीज, जिसे अब हम मशरकी इंडीज इंडोनेशियाई जजीरा नुमा कहते हैं, में उतरा है। कोलंबस अपनी बाकी जिंदगी इसी गलती पर कायम रहा। ये ख्याल कि इसने एक मुकम्मल तौर पर नामलूम बरे-आज़म दरियाफ्त किया था, इसके लिए और इसकी नस्ल के बहुत से लोगों के लिए नाकाबिल तसव्वुर था। हजारों सालों से न सिर्फ अजीम तरीन मुफक्रीन और उलमा बल्कि नाकाबिल गलत सहीफों ने भी सिर्फ यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जाना था। क्या वो सब गलत हो सकते थे? क्या बाइबल ने दुनिया का आधा हिस्सा छोड़ दिया होगा? ये ऐसा ही होता जैसे 1969 में चांद की तरफ जाते हुए अपोलो 11 एक ऐसे पहले नामलूम चांद से टकरा गया होता जो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा था, जिसे पिछले तमाम मुशाहदात किसी तरह देख नहीं पाए थे। अपनी जहालत को तस्लीम करने से इनकार में कोलंबस अभी भी एक कुरून वुस्ता का आदमी था। इसे यकीन था कि वो पूरी दुनिया को जानता है, और इसकी अजीम दरियाफ्त भी इसे दूसरी तरह से कायल करने में नाकाम रही। 1459 का एक यूरोपीय आलमी नक्शा यूरोप ऊपर बाएं कोने में है। ये नक्शा तफसीलात से भरा हुआ है, यहाँ तक कि ऐसे इलाकों को दिखाते हुए भी जो यूरोपियों के लिए मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थे, जैसे जनूबी अफ्रीका। पहला जदीद आदमी अमेरिगो वेस्पोची था, एक इतालवी मल्लाह जिसने 1499-1504 के सालों में अमेरिका की कई मुहिम्मात में हिस्सा लिया। 1502 और 1504 के दरमियान उन मुहिम्मात को बयान करने वाले 2 मतवन यूरोप में शाये हुए। उन्हें वेस्पोची से मंसूब किया गया था। ये मतवन दलील देते थे कि कोलंबस के दरियाफ्त करदा नए इलाके मशरकी एशियाई साहिल के करीब जजीरे नहीं थे, बल्कि सहीफों, क्लासिकी जोग्राफिया दानों और हम असर यूरोपियों के लिए नामलूम एक पूरा बरे-आज़म थे। 1507 में उन दलाइल से कायल होकर मार्टिन वाल्सीमोलर नामी एक मुअज़्ज़ज़ नक्शा साज ने एक ताज़ा तरीन आलमी नक्शा शाये किया, जो पहली बार इस जगह को दिखाता था जहां यूरोप के मगरिब की तरफ सफर करने वाले बेड़े एक अलग बरे-आज़म के तौर पर उतरे थे। इसे बनाने के बाद वाल्सीमोलर को इसे एक नाम देना पड़ा, गलती से ये मानते हुए कि अमेरिगो वेस्पोची वो शख्स था जिसने इसे दरियाफ्त किया था। वाल्सीमोलर ने बरे-आज़म का नाम इसके एजाज में रखा, अमेरिका। वाल्सीमोलर का नक्शा बहुत मकबूल हुआ और इसे बहुत से दूसरे कार्टोग्राफरों ने नकल किया, जिसे इसने नई सरजमीन को जो नाम दिया था वो फैल गया। इस हकीकत में एक शायराना इंसाफ है कि दुनिया का 1/4 हिस्सा और इसके 7 बरे-आज़मों में से 2 एक कम मरूफ इतालवी के नाम पर रखे गए हैं, जिसकी शोहरत का वाहिद दावा यह है कि इसमें यह कहने की हिम्मत थी कि हम नहीं जानते। अमेरिका की दरियाफ्त साइंसी इनकलाब का बुनियादी वाकया था। इसने यूरोपियों को सिर्फ ये नहीं सिखाया कि वो माजी की रवायत पर मौजूदा मुशाहदात को तरजीह दे, बल्कि अमेरिका को फतह करने की ख्वाहिश ने यूरोपियों को तेजी से नया इल्म तलाश करने पर भी मजबूर किया। अगर वो वाकई वसी नए इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, तो उन्हें नए बरे-आज़म के जोग्राफिया, आब्ज़हुआ, नबातात, हैवानात, फौना, जुबानों, सकाफतों और तारीख के बारे में बेपनाह नई मालूमात जमा करनी पड़ती थी। मसीही सहीफे, पुरानी जोग्राफिया की किताबें और कदीम ज़बानी रवायात बहुत कम मददगार साबित हुई। इसके बाद से न सिर्फ यूरोपीय जोग्राफिया दान, बल्कि इल्म के तकरीबन तमाम दीगर शुबों के यूरोपीय स्कॉलर्स ने खाली जगहों वाले नक्शे बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने ये तस्लीम करना शुरू कर दिया कि उनके नजरियात कामिल नहीं थे, और ये कि अहम चीजें ऐसी थी जिन्हें वो नहीं जानते थे। यूरोपीय नक्शे पर खाली जगहों की तरफ ऐसे खींचे चले गए जैसे वो मैग्नेटिस हो, और उन्हें तेजी से भरना शुरू कर दिया। 15वें और 16वें सदियों के दौरान यूरोपीय मुहिम्मात ने अफ्रीका का चक्कर लगाया, अमेरिका की खोज की, बहरुल काहिल और बहर हिंद को उबूर किया और पूरी दुनिया में अड्डों और कॉलोनियों का एक नेटवर्क बनाया। उन्होंने पहली हकीकी आलमी सल्तनतें कायम की और पहला आलमी तिजारती नेटवर्क बनाया। यूरोपीय शाही मुहिम्मात ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। अलग थलग अक़वाम और सकाफतों की तारीखों के एक सिलसिले से ये एक वाहिद मरबूत इंसानी मुआशरे की तारीख बन गई। सालवीती आलमी नक्शा वर्ल्ड मैप 1525, जहां 1459 का आलमी नक्शा बरे-आज़मों, जजीरों और तफसीली वजाहतों से भरा हुआ है। सालवीती नक्शा ज्यादातर खाली है। पाक अमरीकी साहली पट्टी के साथ जुनूब की तरफ घूमती है, यहाँ तक कि ये खाली जगह में खत्म हो जाती है।
कोई भी जो नक्शे को देखता है और कम से कम तजस्सुस भी रखता है, वो ये पूछने पर मजबूर होता है, इस नुक्ता से आगे क्या है? नक्शा कोई जवाब नहीं देता। ये मुशाहदाकार को सफर शुरू करने और तलाश करने की दावत देता है। ये यूरोपी खोजो और फतह करो मुहिम्मात हमें इतनी मानूस हैं कि हम अक्सर ये नजरअंदाज कर देते हैं कि वो कितनी गैर मामूली थी। उन जैसी कोई चीज पहले कभी नहीं हुई थी। तवील फासले की फतयाबी की मुहिम्मात एक फितरी काम नहीं है। तारीख भर में ज्यादातर इंसानी मुआशरे मकामी तनाज़नात और पड़ोसी झगड़ों में इतने मसरूफ रहते थे कि उन्होंने कभी दूर दराज इलाकों की खोज और फतह करने का नहीं सोचा। ज्यादातर अजीम सल्तनतें अपना कंट्रोल सिर्फ अपने फौरी पड़ोस तक बढ़ाती थी। वो दूर दराज इलाकों तक सिर्फ इसलिए पहुंची क्योंकि उनका पड़ोस बढ़ता रहता था। इस तरह रूमियों ने इटरूरिया को रोम का दिफा करने के लिए फतह किया, तकरीबन 350300 कबल मसीह। फिर उन्होंने पौवादी को इटोरिया का दिफा करने के लिए फतह किया, तकरीबन 200 कबल मसीह। बाद में उन्होंने प्रोवेंस को पौवादी का दिफा करने के लिए फतह किया, तकरीबन 120 कबल मसीह। गाल को प्रोविनस का दिफा करने के लिए तकरीबन 50 कबल मसीह और बर्तानिया को गाल का दिफा करने के लिए तकरीबन 50 ईस्वी। उन्हें रोम से लंदन तक पहुंचने में 400 साल लगे। 350 कबल मसीह में किसी रूमी ने बराह रास्त बर्तानिया का सफर करने और इसे फतह करने का तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कभी कभार एक पुरज़्म हुक्मरान मुहिम जो फतह की एक तवील मुहिम पर निकलता था, लेकिन ऐसी मुहिम्मात आमतौर पर तयशदा शाही तिजारती रास्तों की पैरवी करती थी। सिकंदर आजम की मुहिम्मात मिसाल के तौर पर एक नई सल्तनत के क़याम का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक मौजूदा सल्तनत फारसियों की के गसब का नतीजा थी। जदीद यूरोपी सल्तनतों की सबसे करीबी मिसालें एथेंस और कार्तेज की कदीम बहरी सल्तनतें और मजापाहट की कुरून वुस्ता की बहरी सल्तनत थी, जिसने 14वीं सदी में इंडोनेशिया के बेशतर हिस्से पर हुक्मरानी की। फिर भी ये सल्तनतें भी शाज और नादिर ही नामलूम समंदरों में दाखिल होती थी। उनके बहरी कारनामे मकामी काम थे, जब उन्हें जदीद यूरोपियों के आलमी कारनामों से मवाजना किया जाता है। बहुत से स्कॉलर्स ये दलील देते हैं कि चीनी मिंग खानदान के एडमिरल ऐनक ही के समुद्री सफरों ने यूरोपी दरियाफ्त के सफरों को पेशगोई की और उन्हें मांद कर दिया। 1405 और 1433 के दरमियान ऐनक ने चीन से बहर हिंद के दूर दराज इलाकों तक 7 बड़े बहरी बेड़ों की क़यादत की। उनमें से सबसे बड़ा तकरीबन 300 जहाज़ों पर मुश्तमिल था और इसमें तकरीबन 30,000 लोग सवार थे। उन्होंने इंडोनेशिया, श्रीलंका, हिंदुस्तान, खलीज फारिस, बुहेरा अहमर और मशरकी अफ्रीका का दौरा किया। चीनी जहाज जदा, हिजाज की अहम बंदरगाह और कीनिया के साहिल पर मालिंदी में लंगर अंदाज हुए। कोलंबस का 1492 का बहरी बेड़ा, जो 120 मल्लाहों के साथ 3 छोटे जहाजों पर मुश्तमिल था, शीनक ही के डरीगनों के झुंड के मुकाबले में ट्रियो ऑफ मस्कीटोज जैसा था। फिर भी एक अहम फर्क था। शीनक ही ने समंदरों की खोज की और चुने नवाज हुक्मरानों की मदद की, लेकिन इसने उन ममालिक को फतह आबाद करने की कोशिश नहीं की जिनका इसने दौरा किया। मजीद बेरा, शीनक ही की मुहिम्मात चीनी सियासत और सकाफत में गहराई से जड़ी हुई नहीं थी। जब 1430 की दहाई में बीजिंग में हुक्मरान धड़ा बदल गया, तो नए आकाओं ने अचानक ऑपरेशन खत्म कर दिया। अजीम बहरी बेड़ा खत्म कर दिया गया, अहम तकनीकी और जोग्राफियाई इल्म ज़ाय हो गया, और ऐसी कद-ओ-कामत और वसाइल का कोई भी मुहिम जो दोबारा चीनी बंदरगाह से रवाना नहीं हुआ। आने वाली सदियों में चीनी हुक्मरानों ने पिछली सदियों के ज्यादातर चीनी हुक्मरानों की तरह अपनी दिलचस्पियों और अज़ाइम को वस्ती सल्तनत, मिड किंगडम के फौरी पड़ोसी इलाकों तक महदूद रखा। शीनक ही की मुहिम्मात ये साबित करती हैं कि यूरोप को कोई गैर मामूली तकनीकी बरतरी हासिल नहीं थी। जो चीज़ यूरोपियों को गैर मामूली बनाती थी वो उनकी बेमिसाल और सैराब न होने वाली खोज और फतह करने की ख्वाहिश थी। अगरचे उनमें सलाहियत हो सकती थी, रूमियों ने कभी हिंदुस्तान स्कैंडिनेविया को फतह करने की कोशिश नहीं की, फारसियों ने कभी मडगास्कर स्पेन को फतह करने की कोशिश नहीं की, और चीनियों ने कभी इंडोनेशिया अफ्रीका को फतह करने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर चीनी हुक्मरानों ने हता के करीबी जापान को भी अपने हाल पर छोड़ दिया। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। अजीब बात यह है कि इब्तिदाई जदीद यूरोपियों को एक बुखार चढ़ा जिसने उन्हें दूर दराज और मुकम्मल तौर पर नामलूम सरजमीनों की तरफ सफर करने पर मजबूर किया जो अजनबी सकाफतों से भरी हुई थी। उनके साहिलों पर एक कदम रखना और फौरी तौर पर ऐलान करना, मैं ये तमाम इलाके अपने बादशाह के लिए दावा करता हूँ। शीनक ही का परचम बरदार जहाज कोलंबस के जहाज के साथ बैरूनी खला से हमला। तकरीबन 1517 में कैरेबियन जजायर में हस्पानवी आबादकारों को मैक्सिकन सरजमीन के मरकज में कही एक ताकतवर सल्तनत के बारे में मुबहम अफवाहें सुनाई देने लगे। महज 4 साल बाद ईस्टेक दारुल हुकूमत एक सुलगता हुआ खंडर था। ईस्टेक सल्तनत माजी की बात थी और हर्नान कोर्टिस मैक्सिको में एक वसी नई हस्पानवी सल्तनत पर हुक्मरान था। हस्पानवियों ने खुद को मुबारकबाद देने सांस लेने के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने फौरी तौर पर हर समत में खोजो और फतह करो ऑपरेशन शुरू कर दिए। वस्ती अमरीका के पिछले हुक्मरान ईस्टेक्स, टूलटेक्स, माया बमुश्किल जानते थे कि जुनूबी अमरीका मौजूद है और 2000 सालों के दौरान इसे महकूम बनाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। फिर भी मैक्सिको पर हस्पानवी फतह के 10 साल से भी कम अरसे में फ्रांसिस्को पिज़ारो ने जुनूबी अमरीका में इनका सल्तनत दरियाफ्त कर ली
और इसे 1532 में शिकस्त दी। अगर ईस्टेक्स और इनका अपने इर्द गिर्द की दुनिया में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी दिखाते, और अगर उन्हें मालूम होता कि हस्पानवियों ने उनके पड़ोसियों के साथ क्या किया था, तो वो शायद हस्पानवी फतह के खिलाफ ज्यादा तेजी और कामयाबी से मुजाहमत करते। कोलंबस के अमेरिका के पहले सफर 1492 और मेक्सिको में कोर्टिस के उतरने 1519 के दरमियान के सालों में हस्पानवियों ने ज्यादातर कैरेबियन जजायर को फतह किया, नई कॉलोनियों की एक जंजीर कायम की। महकूम मकामी लोगों के लिए ये कॉलोनियां जमीन पर जहन्नम थी। उन्हें लालची और बेईमान आबादकारों ने आहनी मुट्ठी से हुक्मरानी की, जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया और उन्हें कानों और बागात में काम करने पर लगा दिया। जो कोई भी थोड़ी सी मुजाहमत करता इसे कत्ल कर दिया। ज्यादातर मकामी आबादी जल्द ही मर गई, आ तो सख्त काम के हालात की वजह से, आ उन बीमारियों की शिद्दत की वजह से जो फातिहीन के बहरी जहाजों पर अमेरिका पहुंची। 20 साल के अंदर तकरीबन पूरी मकामी कैरेबियन आबादी खत्म हो गई। हस्पानवी आबादकारों ने खला को पुर करने के लिए अफ्रीकी गुलामों को दरामद करना शुरू कर दिया। ये नस्ल काशी ईस्टेक्स सल्तनत की दहलीज पर हुई। फिर भी जब कोर्टिस सल्तनत के मशरकी साहिल पर उतरा तो ईस्टेक्स को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। हस्पानवियों की आमद बैरूनी खला से एक अजनबी हमले के मुतरादिफ थी। ईस्टेक्स को यकीन था कि वो पूरी दुनिया को जानते हैं और वो इसके ज्यादातर हिस्से पर हुकूमत करते हैं। उनके लिए ये नाकाबिल तसव्वुर था कि उनके इलाके से बाहर उन हस्पानवियों जैसा कुछ भी मौजूद हो सकता है। जब कोर्टिस और इसके आदमी आज के वीराकरूज के धूप वाले साहिलों पर उतरे तो ये पहली बार था कि ईस्टेक्स का एक मुकम्मल तौर पर नामलूम कौम से सामना हुआ। ईस्टेक्स को मालूम नहीं था कि कैसे रद्द अमल जाहिर करे। उन्हें ये फैसला करने में मुश्किल पेश आई कि ये अजनबी कौन है। तमाम मालूम इंसानों के बरक्स उन अजनबियों की जल्द सफेद थी। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल भी थे। कुछ के बालों का रंग सूरज जैसा था। उनसे खौफनाक बदबू आती थी। मकामी सफाई हस्पानवी सफाई से कहीं बेहतर थी। जब हस्पानवी पहली बार मेक्सिको पहुंचे तो धूपदान, इंसेंस बर्नर्स ले जाने वाले मकामी अफराद को उनके साथ जहां भी वो जाते थे जाने के लिए मुकर्रर किया गया था। हस्पानवी समझते थे कि ये एक खुदाई इज्जत की निशानी है। हमें मकामी जराए से मालूम है कि उन्हें नए आने वालों की वो नाकाबिल बर्दाश्त लगती थी। नक्शा 7 हस्पानवी फतह के वक्त ईस्टेक और इनका सल्तनतें अजनबियों की मादी सकाफत और भी ज्यादा हैरान कुन थी। वो देव हैकल जहाजों में आए जिनका ईस्टेक्स ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, देखना तो दूर की बात। वो बड़े और खौफनाक जानवरों की पीठ पर सवार थे जो आयवा की तरह तेज थे। वो चमकदार धाती लाठियों से बिजली और गरज पैदा कर सकते थे। उनके पास चमकदार लंबी तलवारें और नाकाबिल तस्खीर ज़िराबख्तर थे, जिनके खिलाफ मकामी लोगों की लकड़ी की तलवारें और चकमाक के नेज़े बेकार थे। कुछ ईस्टेक्स ने सोचा कि ये देवता होने चाहिए। दूसरों ने दलील दी कि वो शयातीन, आमुर्दा लोगों के भूत, ताकतवर जादूगर है। तमाम दस्तयाब कुव्वतों को एक जगह जमा करने और हस्पानवियों को खत्म करने के बजाय ईस्टेक्स ने गौर और फिक्र किया, सस्ती की और गुफ्त और शनीद की। उन्हें जल्दी करने की कोई वजह नजर नहीं आई। आखिरकार कोर्टिस के साथ सिर्फ 550 हस्पानवी थे। 550 आदमी लाखों की सल्तनत का क्या बिगाड़ सकते थे। कोर्टिस ईस्टेक्स के बारे में भी इतना ही जाहिल था, लेकिन इससे और इसके आदमियों को अपने हरीफों पर अहम फवायद हासिल थे। जहां ईस्टेक्स को उन अजीब नजर आने वाले और बदबूदार अजनबियों की आमद के लिए तैयार करने का कोई तजर्बा नहीं था, हस्पानवी जानते थे कि जमीन नामलूम इंसानी रेल्म्स से भरी हुई है और अजनबी जमीनों पर हमला करने और ऐसी सूरत-ए-हाल से निमटने में उन्हें कोई ज्यादा महारत हासिल नहीं थी जिसके बारे में वो मुकम्मल तौर पर जाहिल थे। एक जदीद यूरोपी फाते के लिए एक जदीद यूरोपी साइंसदान की तरह नामलूम में छलांग लगाना पुरजोश था। तो जब कोर्टिस ने जुलाई 1519 में इस धूप वाले साहिल पर लंगर डाला तो इसने अमल करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। एक साइंस फिक्शन अजनबी की तरह जो अपने खलाई जहाज से निकलता है, इसने हैरान कुन मकामी लोगों से ऐलान किया, हम अमन के साथ आए हैं, हमें अपने रहनुमा के पास ले चुल्लू। कोर्टिस ने वजाहत की कि वो स्पेन के अजीम बादशाह का एक पुरअमन सफीर है और ईस्टेक हुक्मरान मोंटेजुमा दुआम से एक सिफारती इंटरव्यू के लिए कहा। ये एक बेशर्मी पर मबनी झूठ था। कोर्टिस लालची मुहिमजुओं की एक आजाद मुहिम की क़ियादत कर रहा था। स्पेन के बादशाह ने कभी कोर्टिस और न ही ईस्टेक्स के बारे में सुना था। कोर्टिस को ईस्टेक्स के मकामी दुश्मनों ने गाइड्स, खुराक और कुछ फौजी इमदाद फराहम की। इसके बाद वो ईस्टेक दारुल हुकूमत अजीम मेट्रोपोलिस टेनोच्टिटलन की तरफ मार्च किया। ईस्टेक्स ने अजनबियों को दारुल हुकूमत तक मार्च करने की इजाजत दी, फिर एहतराम के साथ अजनबियों के रहनुमा को शहनशाह मोंटेजुमा से मिलाने ले गए। इंटरव्यू के दरमियान कोर्टिस ने एक इशारा दिया और फौलाद से मुसल्लह हस्पानवियों ने मोंटेजुमा के मुहाफिजों का कत्ल आम कर दिया, जो सिर्फ लकड़ी के डंडों और पत्थर के ब्लेड्स से मुसल्लह थे। इज्जतदार मेहमान ने अपने मेजबान को कैदी बना लिया। कोर्टिस अब एक बहुत ही नाजुक सूरत-ए-हाल में था। इसने शहनशाह को कैद कर लिया था, लेकिन वो दसियों हजार नाराज दुश्मन जंगजुओं, लाखों मुखालिफ शहरियों और एक पूरे बरे-आज़म से घिरा हुआ था जिसके बारे में वो अमली तौर पर कुछ नहीं जानता था। इसके पास सिर्फ चंद सौ हस्पानवी थे और करीब तरीन हस्पानवी कुमक क्यूबा में थी, जो 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर था।
कोर्टिस ने मोंटेजुमा को महल में कैद रखा, इसे ऐसे दिखाया जैसे बादशाह आजाद और हुक्मरानी कर रहा है और जैसे हस्पानवी सफीर सिर्फ एक मेहमान हो। ईस्ट सल्तनत एक इंतहाई मरकजी सियासी इकाई थी और ये बेमिसाल सूरत-ए-हाल इसे मफलूज कर गई। मोंटेजुमा ने ऐसे बर्ताव करना जारी रखा जैसे वो सल्तनत पर हुक्मरानी कर रहा है और ईस्ट अशराफिया ने इसकी इताअत जारी रखी, जिसका मतलब था कि वो कोर्टिस की इताअत करते थे। ये सूरत-ए-हाल कई महीनों तक जारी रही। इस दौरान कोर्टिस ने मोंटेजुमा और इसके अटेंडेंट्स से पूछ-गुछ की, मुख्तलिफ मकामी जुबानों में मुतरजमीन को तरबियत दी और ईस्ट सल्तनत और इसके जेर हुक्मरानी मुख्तलिफ कबाइल, लोगों और शहरों से वाकिफ होने के लिए हर सम्त में छूटी हस्पानवी मुहिम्मात भेजे। ईस्ट अशराफिया ने बिलाखिर कोर्टिस और मोंटेजुमा के खिलाफ बगावत कर दी, एक नया शहनशाह मुंतखब किया और हस्पानवियों को टीनोचितलान से भगा दिया। ताहम अब तक शाही इमारत में मुतअद्दिद दरारें नुमूदार हो चुकी थीं। कोर्टिस ने हासिल करदा इल्म का इस्तेमाल उन दरारों को मजीद खोलने और सल्तनत को अंदर से तकसीम करने के लिए किया। इसने सल्तनत के बहुत से महकूम लोगों को हुक्मरान ईस्ट अशराफिया के खिलाफ इसमें शामिल होने पर कायल किया। महकूम लोगों ने बुरी तरह गलत हिसाब लगाया। उन्हें ईस्ट से नफरत थी, लेकिन स्पेन कैरेबियन नस्ल काशी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने फर्ज किया कि हस्पानवी मदद से वो ईस्ट जुए को उतार फेंक सकते हैं। ये ख्याल के हस्पानवी कब्जा कर लेंगे उन्हें कभी नहीं आया। उन्हें यकीन था कि अगर कोर्टिस और इसके चंद सौ हमनवा कोई गड़बड़ करते हैं तो उन्हें आसानी से काबू किया जा सकता है। बागी लोगों ने कोर्टिस को हजारों मकामी फौजियों की एक फौज फराहम की और इसकी मदद से कोर्टिस ने टीनोचितलान का मुहासरा किया और शहर को फतह कर लिया। इस मरहले पर ज्यादा से ज्यादा हस्पानवी फौजी और आबादकार मेक्सिको में पहुंचना शुरू हुए, कुछ क्यूबा से, कुछ स्पेन से। जब मकामी लोगों को ये एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो बहुत देर हो चुकी थी। वीरा क्रूज में उतरने के एक सदी के अंदर अमेरिका की मकामी आबादी तकरीबन 90% कम हो गई थी, जिसकी बुनियादी वजह गैर मानूस बीमारियां थी जो हमला आवरों के साथ अमेरिका पहुंची। जिंदा बच जाने वाले खुद को एक लालची और नस्ल परस्त हुकूमत के जेर असर पाया जो ईस्टेक्स की हुकूमत से कहीं ज्यादा बदतर थी। कोर्टिस के मेक्सिको में उतरने के 10 साल बाद पिज़ारो इनका सल्तनत के साहिल पर पहुंचा। इसके पास कोर्टिस से कहीं कम फौजी थे, इसकी मुहिम में सिर्फ 168 आदमी थे। फिर भी पिज़ारो को पिछले हमलों से हासिल होने वाले तमाम इल्म और तजुर्बे से फायदा हुआ। इनका इसके बरक्स ईस्टेक्स की किस्मत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पिज़ारो ने कोर्टिस की नक्काली प्लेजराइज्ड की। इसने खुद को स्पेन के बादशाह का एक पुरअमन सफीर करार दिया। इनका हुक्मरान अटावाल्पा को एक सिफारती इंटरव्यू के लिए मदऊ किया और फिर इसे अगवा कर लिया। पिज़ारो ने मकामी इत्तेहादियों की मदद से मफलूज सल्तनत को फतह किया। अगर इनका सल्तनत के महकूम लोगों को मेक्सिको के बाशिंदों की किस्मत मालूम होती तो वो हमला आवरों के साथ अपना हिस्सा न डालते, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था। अमेरिका के मकामी लोग ही सिर्फ वो नहीं थे जिन्होंने अपनी इलाकाई सोच, प्रोकियल आउटलुक की भारी कीमत अदा की। एशिया की अजीम सल्तनतें उस्मानी, सफवी, मुगलिया और चीनी बहुत जल्दी सुन चुकी थीं कि यूरोपियों ने कुछ बड़ा दरियाफ्त किया है। फिर भी उन्होंने उन दरियाफ्तों में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने ये मानना जारी रखा कि दुनिया एशिया के गिर्द घूमती है और अमेरिका बहर ओकियानूस और बहरुल काहिल में नए समंदरी रास्तों पर कंट्रोल के लिए यूरोपियों से मुकाबला करने की कोई कोशिश नहीं की। हत्ता कि स्कॉटलैंड और डेनमार्क जैसी छूटी यूरोपी बादशाहतों ने भी अमेरिका में चंद खोजो और फतह करो मुहिम्मात भेजे, लेकिन इस्लामी दुनिया हिंदुस्तान आछने से अमेरिका में ना तो कोई खोज और ना ही फतह की मुहिम कभी भेजी गई। पहली गैर यूरोपी ताकत जिसने अमेरिका में एक फौजी मुहिम भेजने की कोशिश की वो जापान था। ये जून 1942 में हुआ जब एक जापानी मुहिम ने कंसका, किस्का और एक्टू को फतह किया, जो अलास्का के साहिल से दूर 2 छोटे जजीरे थे। इस अमल में 10 अमरीकी फौजियों और एक कुत्ते को गिरफ्तार किया। जापानी सरजमीन के करीब कभी नहीं पहुंचे। ये दलील देना मुश्किल है कि उस्मानी चीनी बहुत दूर थे, उनके पास तकनीकी, इक्तिसादी फौजी वसाइल की कमी थी। वो वसाइल जिन्होंने 1420 की दहाई में शीनक को चुने से मशरकी अफ्रीका भेजा था, अमेरिका तक पहुंचने के लिए काफी होने चाहिए थे। चीनियों को बस दिलचस्पी नहीं थी। अमेरिका को दुखाने वाला पहला चीनी आलमी नक्शा 1602 तक जारी नहीं किया गया, और वो भी एक यूरोपी मिशनरी ने। 300 साल तक यूरोपियों ने अमेरिका और ओशाना में, बहर ओकियानूस और बहरुल काहिल में बिलाशुबा हुक्मरानी की। उन इलाकों में सिर्फ अहम जिदोजहद मुख्तलिफ यूरोपी ताकतों के दरमियान थी। यूरोपियों के जमा करदा दौलत और वसाइल ने बिलाखिर उन्हें एशिया पर भी हमला करने, इसकी सल्तनतों को शिकस्त देने और इसे आपस में तकसीम करने के काबिल बनाया। जब उस्मानी, फारसी, हिंदुस्तानी और चीनी बेदार हुए और तवज्जो देना शुरू की तो बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 20वीं सदी में गैर यूरोपी सकाफतों ने एक हकीकी आलमी विजन अपनाया। ये उन अहम अवामिल में से एक था जिसकी वजह से यूरोपी बालादस्ती का खात्मा हुआ। इस तरह अलजायर की आज़ादी की जंग 1962 में अलजायरी गोरिलों ने एक फ्रांसीसी फौज को शिकस्त दी जिसके पास बेपनाह तकनीकी और इक्तिसादी फायदा था। अलजायरी कामयाब हुए क्योंकि उन्हें एक आलमी इस्तेमार मुखालिफ नेटवर्क की हिमायत हासिल थी और क्योंकि उन्होंने दुनिया के मीडिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना सीखा,
نیز خود فرانس میں عوامی رائے کو بھی۔ چھوٹے شمالی ویتنام نے امریکی دیو ہیکل کو جو شکست دی وہ اسی طرح کی حکمت عملی پر مبنی تھی۔ ان گوریلا افواج نے دکھایا کہ حتیٰ کہ سپر پاورز کو بھی شکست دی جا سکتی ہے اگر ایک مقامی جدوجہد ایک عالمی مقصد بن جائے۔ یہ سوچنا دلچسپ ہے کہ کیا ہو سکتا تھا اگر مونٹیزوما اسپین میں عوامی رائے کو ہیر پھیر کر سکتا اور اسپین کے حریفوں میں سے کسی ایک پرتگال، فرانس سلطنت عثمانیہ سے مدد حاصل کر سکتا۔